तो दोस्तों, चलिए अभी इस वाली वीडियो में हम दो यूनिट को कवर करेंगे। यूनिट नंबर 3 मेजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर्स एंड यूनिट नंबर 4 बिजनेस एथिक्स। अब इसके चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द रीजंस विच लीड टू द कोलैप्स ऑफ वर्ल्डकॉम यूएसए। वर्ल्डकॉम यूएसए एक बहुत बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी जो फेल हुई थी जुलाई 21 2002 ऑन अकाउंट ऑफ इन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहले बहुत सारा एक्विजिशन ऑफ डेट कर लिया। सेकंड, इनका बहुत इनइफेक्टिव हुआ। थर्ड, ब्रेकडाउन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। फोर्थ, सीईओ ने अपनी बहुत मनमानी की। फिफ्थ, अकाउंट मैनिपुलेशंस। अभी देखते हैं कि फ्लो कैसे हुआ था। वर्ल्डकॉम में उन्होंने बहुत ज्यादा ग्रोथ रैपिडली कर दिया था। बोर्ड ने बहुत सारे एक्विजिशंस को अप्रूव कर दिया था बिना उसकी अपनी लीवरेज चेक किए। एक फाइनेंशियल लीवरेज चेक होती है कि आपकी कंपनी एक्विजिशन करने के लायक है कि नहीं है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन उस टाइम तक कैसी है। बोर्ड ने इग्नोर कर दिया था फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज को। सीईओ एबस थे, उन्होंने अपनी पोजीशन का मिसयूज किया और डायरेक्टर्स की सहायता से अपने पर्सनल लोन को भी अप्रूव करवा लिया कंपनी से। सीएफओ है, वो फेल ओवर डिटेक्ट करने के लिए अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसीज को, लाइन कॉस्ट कैपिटलाइजेशन डिस्क्रिपेंसीज, रिजर्व मैनिपुलेशन रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और सिक्स ये देखा गया था वर्ल्डकॉम के रिलेशन सेलकॉम स्मिथ वैली के साथ बड़े अपीयर्ड फॉर टू बी फ्रॉड विद कॉन्फ्लिक्ट। ये थे इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हर्षित मेहता स्कैम 1992। इसके ऊपर तो सीरीज भी है और मेरे को लगता है मोस्टली सबने देखी होगी। हर्षित मेहता स्कैम है वो, उनके ऊपर बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइम्स की चार्जशीट फाइल हुई थी 1992 में। मेहता है वो कन्विक्टेड हुए थे बॉम्बे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। और उनके ऊपर था स्कैम 5000 करोड़ का। और स्कैंडल एक्सपोर्ट द लूपहोल्स। स्कैंडल में पता किया था कि हर्षित मेहता है जो, उन्होंने कोई ये नहीं किया कि हट के काम क्यों, उन्होंने उस टाइम के लॉज में लूप होल्स ढूंढे कि इस लॉ में कौन सी अधूरी बात है, और उन्होंने उस अधूरी बातों का फायदा लेके बैंकों का ही पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था। अब पहले उन्होंने बताया कि उनका कैरियर, जो हर्षित मेहता है वो सबसे पहले गुजरात में बोर्न हुए थे। उन्होंने अपने कैरियर बहुत सारी जॉब्स से किया। पहले उन्होंने सेल्स पर्सन की जॉब भी की है। यहाँ पे लिखा हुआ वेरियस जॉब्स ऑफ सेल्स, सेलिंग होर्सरी सीमेंट, शॉर्टिंग डायमंड्स। फिर तो उन्होंने मुंबई में आके सेल्स पर्सन की जॉब स्टार्ट की। बट थोड़े टाइम बाद उनका शेयर मार्केट में इंटरेस्ट आ गया। तो ओवर द 10 years उन्होंने क्या करा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एट अ सीरीज ऑफ ब्रोकेज फर्म। फिर 1990 में आकर उन्होंने खुद ही पोजीशन को रेज कर लिया। अब वो अपने ही शेयर्स डील करने लगे। और एक टाइम पे उन्हें अमिताभ बच्चन और स्टॉक मार्केट भी कहने लग गए थे लोग। ये दो फेस में हुआ। सबसे पहले हर्षित मेहता स्कैम हुआ था। स्कैम इन पेंटिंग एंड सेलिंग ऑफ स्टैम्प पेपर्स विच इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस। अब इसमें है कि बैंक है, बैंक को इस शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने की अब परमिशन नहीं थी 1990s के टाइम पे। तो ये क्या करता है, लेकिन बैंक को अपने एसेट्स का कुछ रेशो गवर्नमेंट फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना होता था। तो उस इन दोनों के बीच में हर्षित मेहता एक इंटरमीडियरी बन के आई। पहले उन्होंने अपना काम सही किया। फिर बाद में उन्होंने फेक स्टैम्प पेपर के थ्रू ये दिखा दे कि आपकी जैसे दूसरी जगह कि आपके पास पैसे पहुंच गए, बट असली में बीच में कुछ टाइम पीरियड होता था, उसमें हर्षित मेहता वो पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके उससे अच्छी रिटर्न्स अर्न करता था। एसीसी का प्राइस 200 पर शेयर था, पर उसको 9000 तक ले गया था हर्षित मेहता इन जस्ट 3 months। सेकंड पॉइंट आता है, अनदर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द बिग वे वाज द बैंक रिसिप्ट। बैंक रिसिप्ट में क्या था कि जब भी एक बैंक को पैसे की जरूरत होती थी तो दूसरा बैंक उसे एक टाइप का लोन दे देता था तो कुछ टाइम पीरियड के लिए। जो सेलर ऑफ सिक्योरिटीज गिव द बायर ऑफ द सिक्योरिटीज अ बीआर। बीआर कंफर्म्स दैट सेल ऑफ सिक्योरिटी। बट ये बाद में क्या होने लगा, हर्षित मेहता बीआर अपने नाम की इशू करने लगा था फेक। इंटरमीडिएट खुद के नाम की इशू नहीं कर सकते थे, बट हर्षित मेहता ने किया अपने बीआर के नाम की। और उसके बीच में शायद 14 डेज का गैप था, उस 14 डेज में ये शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करके वहां से रिटर्न कमाने लग गया था। अरे बट क्या हुआ, ज्यादा टाइम तक नहीं चला इसका। ऑन 23 अप्रैल 1992 जर्नलिस्ट सुचिता दलाल है, उसने एक्सपोज किया हर्षित मेहता के इलीगल मेथड्स। यहाँ पे देखो उसने इलीगल मेथड्स का है कि उसने लोगों से फायदा लिया अलग अलग मेथड से, और अपने टाइम्स ऑफ इंडिया में उसको एक्सपोज कर दिया। फिर इसके बाद हर्षित मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड मोर देन 600 सिविल एक्शन सूट्स वर फाइल्ड अगेंस्ट हिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। Failure of Satyam scam has been one of the biggest corporate scam in India. Explain pointed out the reasons of its failures. जो सत्यम है वो बड़ी आईटी सेक्टर कंपनी थी 2008 के दौरान पे। उसका काफी बड़ा नाम था। पहले क्या था, वो एक इनकॉर्पोरेटेड हुई थी जून 24 जून 1987 में एक प्राइवेट लिस्टेड कंपनी के लिए फॉर प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विस।
बट ये क्या था, धीरे धीरे प्राइवेट से पब्लिक हो गई। पब्लिक में जब इन्होंने क्या हुआ कि जैसे हाईवे है, हाईवे के आसपास इनको पता है यहाँ पे हाईवे बनने वाला है, उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टीज में पैसे इन्वेस्ट स्टार्ट करना कर दिया। अभी पैसे के लिए इन्हें कहीं ना कहीं से, जब देखो हाईवे के साइड में प्रॉपर्टीज होते हैं उनके रेट बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती थी। अभी इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करते थे, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे कैश है, कैश इनके में 50 होना चाहिए, तो ये 500 शो कर देते थे। सेल है, सेल भी ऐसे लेट्स सपोज 100 होनी चाहिए, तो 10,000 शो कर दी। ऐसे करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करते थे, जिसके कारण इन्वेस्टर को लगता था कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसका काफी अच्छा फ्यूचर स्कोप है, तो इसके अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स होने लगी। बट कुछ टाइम बाद जब इनको सत्यम से खुद ही नहीं संभला कि नहीं यार, ये स्कैम हद से ज्यादा आगे वाले पेज पे चला गया, अब मैं कुछ चीजें नहीं संभाल पा रहा, तो उसने खुद ही जाके गवर्नमेंट के आगे कहा कि मैंने ये स्कैम किया है। एक अर्ली मॉर्निंग में सत्यम खुद गए गवर्नमेंट के पास कि मैंने स्कैम किया और यही सारी मैंने मैनिपुलेशंस की गई है, और मेरे साथ एक्सटर्नल ऑडिटर उस वक्त इनका पीडब्ल्यूसी था, सिक्योरिटी ऑडिटर, वो भी मेरे साथ मिला हुआ था और उसने भी हमारा साथ दिया। ये इसकी स्टोरी थी। अब मेन रीजन क्या थे, इनफेक्टिव बोर्ड, बोर्ड ने अच्छे तरीके से नहीं दिया, ऑडिट कमेटी फेलियर्स थी, एक्सटर्नल ऑडिटर की इनका सिक्योरिटी ऑडिट पीडब्ल्यूसी उनके जैसे सीएस भी मिल गए थे, उन्होंने कुछ ब्राइब ले ली होगी, अकाउंटिंग मैनिपुलेशन कि जैसे फिक्स डिपॉजिट है वो उन्होंने शो कर रखी थी 318.37 करोड़, बट एक्चुअल में 9.96 करोड़ थे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि एक्टिव इंटरेस्ट है, उन्होंने शो कर रखा था 376 करोड़ का, बट ये तो था ही नहीं बिल्कुल भी। इंसाइडर ट्रेडिंग, अनवांटेड एक्विजिशंस, dubious रोल ऑफ रेटिंग एजेंसी। रेटिंग एजेंसी का काम होता है कि हर साल ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिटेल में इन्वेस्टिगेट करके एनालिसिस करके रेटिंग प्रोवाइड करती है, बट उन्होंने भी कुछ पैसे दे के अपनी रेटिंग्स इंप्रूव करवा ली होगी। अब आते हैं किंगफिशर एयरलाइंस, ये क्यों फेल हुई। किंगफिशर एयरलाइंस सबसे पहले जो इसके डायरेक्टर थे वो थे विजय माल्या, और इनके होल्डिंग सब्सिडियरी किंगफिशर एयरलाइंस यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड। अब इसका क्या था, ये बियर मार्केट में, अल्कोहलिक मार्केट में किंग थे एक टाइम पे, बट इन्होंने भी क्या किया, अपने विजय माल्या के शो काफी एक्सपेंसिव नेचर के थे, उन्होंने क्या किया, आने वाले टाइम पे अपनी F1 रेसिंग कार में बहुत पैसे इन्वेस्ट करने लगे। उन्होंने अपनी एयरलाइंस ओपन कर ली। एयरलाइंस उस टाइम पे बड़ी कॉम्पिटिटिव नेचर की थी, जिसमें उनके प्राइस कम रखने पड़ते थे, बट इतना रिटर्न उनके पास आता नहीं था। और उन्होंने अपने फ्लाइट में खाली आने जाने के अलावा फूड हो गया, काफी एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए काफी चीजें की थी, बट लोगों ने उनको इतना वैल्यू नहीं किया। ही ट्राइड टू रिडिफाइन द एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग विद इंडिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्वायर किया था एयर डिकन, ए लो कॉस्ट एयरलाइन, ऑल्सो एक्वायर्ड, बट उससे भी इन्होंने कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। द एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस नॉट फाइनेंस थ्रू रिवेन्यूज। अब ये कह रहे हैं जैसे कंपनी है, कंपनी सेल करके कुछ रिवेन्यू अर्न करती है, बट इन्होंने उस रिवेन्यू को ना री इन्वेस्ट करके, जो उन्होंने रिवेन्यू 100 रुपीज कमाया, इसको री इन्वेस्ट नहीं किया इन्होंने एक बार भी। इंस्टेड जब री इन्वेस्टमेंट के टाइम आते थे, वो बैंक से ही लोन लेके आते थे, और बैंक से उन्होंने लोन बहुत ज्यादा हो गया था, और उन्होंने एयरलाइन में उनको लॉस हुआ था 1,000 करोड़ का, 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स का। आफ्टर 4 years ऑफ इंटरनेशनल सर्विस, किंगफिशर स्टॉप इट्स एयरलाइन, उन्होंने स्टॉप कर दी। और एक लार्जर इन 2011, Kingfisher Airlines acknowledged its cash flow problems for the first time, and SEBI ने इसको NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया था। The Director General Civil Aviation suspended flying license in October 2012, लाइसेंस भी इनका सस्पेंड कर दिया था। CBI registered a case on loan default case on complaint by the IDBI। IDBI बैंक को जब अपना पैसा नहीं मिला, उन्होंने अपनी चार्जशीट फाइल कर दी, सीबीआई ने इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने लगे थे। अच्छा, मेजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू क्या होते हैं, अनएथिकल कंडक्ट। ये कह रहे हैं कि विजय माल्या ने अपनी एक अच्छी पोजीशन कंपनी में बना ली थी, जिसके कारण जो ये कहते थे वो काम डायरेक्टर सबको मिलकर करना पड़ता था। हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, किंगफिशर एयरलाइंस में उनकी काफी ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट थी, बट इतना उनसे रेवेन्यू को जनरेट नहीं करके आ पा रहे थे। लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट, नो हीड ऑफ वाज पेड टू ऑडिट ऑब्जेक्शंस। आप भी कहते हैं जैसे सिक्योरिटी ऑडिटर आते थे, वो कहते थे कि भाई आप ये अपनी ये मेजर्स लीजिए, वो मेजर्स लीजिए, बस ये सुन के अपने पास रख लेते थे, लेकिन एक्चुअल में उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन, ये कहते हैं कि सी किंगफिशर एयरलाइंस के सीईओ संजय अग्रवाल है, वो सेकंड हाईएस्ट पेयर्स, उस टाइम पे मतलब हाईएस्ट पे किया जाता था। हाईएस्ट पे ये एक टाइप का नेगेटिव सेंस में कह रहे हैं कि काफी चीजें इन्होंने ज्यादा पैसे दे दे के अपने स्कैम को आगे लेके आए, फेलियर को। चलिए, कॉर्पोरेट कॉमन गवर्नेंस प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 9, इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑलवेज द कॉज ऑफ कॉर्पोरेट फेलियर।
suggest measures to improve corporate governance in India. Corporate governance may not be reasons of corporate failures. अभी on the other hand, common governance problems found in various corporate scandals are lax board, fraud, unchallenged power of decision making, lack of transparency and adequate disclosures, unethical business conduct and behavior, promoters and senior management involved in the cooking of books, accounts and insider trading. कि जो बुक्स बना रहे हैं, अगर कोई बुक्स ही गलत बन गई तो उनका ऑडिट भी कैसे अच्छे से होगा? Unwarranted acquisitions, failure of external auditor, lack of proper internal audit, questionable role of rating agencies and regulators. अब ये क्या क्या स्टेप्स लिए गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया में? एक काल एक कमेटी बना दी। ये कह रहे हैं कि आप सीईओ, एक तो एग्जीक्यूटिव होता है, एक इसलिए एथिक्स ऑफिसर जो सारे एथिकल इम्प्लीकेशंस का ध्यान रखेगा, कंपनी में सारे काम कैसे हो रहे हैं। रोटेशन ऑफ ऑडिटर कंपल्सरी कर दिया कि जैसे कोई फर्म है वो ऑडिटर बन गई है तो वो 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, आपने एक बार फॉर्म आ गई 5 ईयर्स के लिए, फिर आप उसको चाहे रीअपॉइंट कर सकते हो। लेकिन कोई इंडिविजुअल है, वो सिर्फ एक पीरियड के लिए अपॉइंट होगा, फिर 5 ईयर्स के लिए फिर कूलिंग पीरियड लग जाएगा उसके ऊपर, फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए आएगा वो। द एक्सटर्नल ऑडिटर मे बी रिक्वायर्ड टू रिव्यू द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। वो रिव्यू करते हैं स्टैंडर्ड्स भी है इसके ऊपर ऑडिटिंग। काउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड शुड बी रिवाइज्ड, टाइम टू टाइम रिवाइज करना चाहिए इन्हें। अगर कोई भी न्यू प्रैक्टिस आ रही है तो आप उसको इंक्लूड कीजिए। द सिस्टम ऑफ जॉइंट ऑडिटर शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। सिस्टम ऑफ जॉइंट ऑडिटर क्या होता है? ये कहते हैं कि जब जॉइंट ऑडिटर रहेगा, जॉइंट ऑडिटर क्या होता है? जब किसी कंपनी का ऑडिट दो या उससे ज्यादा कंपनीज इकट्ठे मिलकर करती है। ये देखो, अगर दो या तीन जितनी ज्यादा कंपनीज होगी उसमें कोई ना कोई एक या दो होनेस्ट कंपनी होगी जो दूसरी कंपनी है, अगर बाई चांस दूसरी कंपनी कोई गलत काम कर रही है तो उसको होने से बचाएगी। एमसी और सेबी में प्रिपेयर बैनर ऑफ रेप्यूटेड वेल डिफाइंड पर्संस। जैसे आप ऊपर पढ़ के आएंगे पिछले चैप्टर्स में, कुमार मंगलम बिरला कमेटी, मतलब काफी रिनाउंड पर्सन है, रतन टाटा जी हैं। तो रेप्यूटेड पर्सन की कमेटी में आकर उनसे सजेशंस दिए जाते हैं। Adequate support of whistleblower policy require the listed companies to disclose the pledging of shareholders by the promoters. Provisions should be made to the class of action suits to protect the interest of shareholders. Electronic warning system may be expanded. इन्होंने इस तरीके से बताया कि हम अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। What are the recommendations of a Cadbury committee on the corporate governance? Bank of England and London Stock Exchange constituted a committee under the chairmanship of Sir Edwin Cadbury in 1991. The committees focused on the control and reporting functions of the board of directors. The code of best practices contained in the Cadbury report was incorporated in the listing rules of the London Stock Exchange. Recommendation क्या क्या दी थी इन्होंने कि board should be meet regularly, retain full and effective control over the company and monitor the executive management role. Non-executive directors of sufficient caliber and number of from the view to carry sufficient weight in the boards of decision making. जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो अपने इंडिपेंडेंट व्यूज दे पाएंगे जो उनसे भी उनके सामने मैटर्स होते हैं, और इंडिपेंडेंट व्यूज की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। There should be clearly separate divisions of responsibility at the head of company. The chairman is also the chief executive, and it is essential that there should be strong and independent element with the recognized senior. जो कैटेगरी कमेटी है वो फोकस करती है कि जितने ज्यादा हो सके इंडिपेंडेंट कर दो आप। जितने ज्यादा इंडिपेंडेंट होंगे उतना अच्छा हम पे व्यूज आएंगे, ओपिनियंस आएंगे, और उतना ज्यादा हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आप किसी के साथ कर रहे हो वो 3 ईयर से ज्यादा करना चाहिए। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो एक टर्म्स के साथ अपॉइंट होने चाहिए कि ये नहीं है कि आगे अपनी मनमानी करेंगे, इनके साथ आप पहले अपनी टर्म्स को ओपन कर लीजिए। ऑल द डायरेक्टर्स शुड हैव access to the advice and service of the company secretary for ensuring the board's procedures. नेक्स्ट क्वेश्चन पे, what are the recommendations of a Blue Ribbon Committee? The committee submitted its report in February 1999. Blue Ribbon Committee was appointed by the Security and Exchange Commission in 1998. The recommendations of the Blue Ribbon Committee was adopted by the NSA, DAQ, NYSE, MX, and AICPA. Blue Ribbon Committee was mainly focused on the improving effectiveness of the corporate audit committees. इसकी रिकमेंडेशन क्या थी कि ऑडिट कमेटी के मेंबर्स है आप उसको अपॉइंट कर दीजिए। ऑडिट कमेटी है वो एटलीस्ट 3 मेंबर्स, उसके अंदर कम से कम 3 तो होने चाहिए, और वो स्पेशलिस्ट होने चाहिए, एक्सपर्टाइज जिनके पास फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। ऑडिट कमेटी वाज अडॉप्टेड फॉर द फॉर्मल रिटन चार्टर स्पेसिफाइंग इट्स स्ट्रक्चर, रिस्पांसिबिलिटी, प्रोसेस एंड मेंबर रिक्वायरमेंट्स। रिटन चार्टर इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। The charter to be reviewed every year and published at least every 3 years is in a proxy statement. The external auditors to be accountable to the board of directors and to audit committee. जो आपको अपॉइंट करता है आप उसके लिए
रिस्पॉन्सिबल होंगे। द एक्सटर्नल ऑडिटर है टू रिपोर्ट एनुअली ऑन द इंडिपेंडेंस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ एनुअली, क्या ये ना हो जाए कि जैसे आपने पहले साल ऑडिट कर लिया तो आप सेकंड ईयर में जाके आपको लगता है कि कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, क्योंकि ना मैं इसके शेयर खरीद लूँ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको हर साल रिपोर्ट करना पड़ेगा। द ऑडिट कमेटी टू डिस्कस ऑन द अकाउंटिंग पॉलिसीज विद द एक्सटर्नल ऑडिटर, कि पॉलिसीज है वो सही एग्जीक्यूट हो रही है। अगर आप चाहते हो तो आप हमें कुछ रिकमेंड कर दो कि हम कुछ मेथड्स को चेंज करें या ना करें। The audit committee to report every year on its activities. External auditor to review critically on the company quarterly financial statements and standard corporate governance contained in the Sarbanes-Oxley Act 2002। यूएसए में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था एनरॉन स्कैम, उसके बाद ये एक्ट लेके आए थे और ये एक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। अब पब्लिक अकाउंटिंग रिफॉर्म एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट 2002, also known as Sarbanes-Oxley Act, was passed in USA 2002। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे इसके, मेन फीचर्स: एस्टेब्लिश करना पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड पैकोप टू ओवरसी द ऑडिट ऑफ पब्लिक कंपनीज, ऑडिट पब्लिक कंपनीज को ऑडिट को रख सके। द ऑडिटर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द पैकोप। द मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमिटी मस्ट बी इंडिपेंडेंट। द ऑडिट कमिटी must establish procedures to deal with the complaints about the accounting, auditing, and internal controls. The PACOP must adopt audit, quality control, ethics, and independence standards. Auditors are allowed to do only a restricted and a prescribed consulting work for their audit clients। जैसे आप कंपनीज एक्ट में जाकर पढ़ोगे कि ये कुछ वर्क्स है वो डिफाइन कर रखी है कि ऑडिटर कभी नहीं कर सकता। जैसे आप वो आ गया एक्चुअल सर्विसेज दे सकता है वो कभी एक्चुअल में आगे, और आप उस कंपनी की बुक कीपिंग नहीं कर सकते। अगर आपने बुक कीपिंग किया तो आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। वेरियस काइंड टाइप की सर्विसेज डिफाइंड है। दे एक्ट रिक्वायर्स 5 years रोटेशन ऑफ द ऑडिट पार्टनर एंड सेकंड रिव्यूइंग पार्टनर। दे एक्ट प्रोवाइड्स पर्सनल लोन टू कंपनी एग्जीक्यूटिव्स, क्योंकि देखो अगर आपने कंपनी के एग्जीक्यूटिव को लोन दे दिया तो कंपनी का एग्जीक्यूटिव कभी नहीं चाहेगा तो वो कंपनी डूबे। फाइनेंशियल एनालिस्ट कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन द मार्केट सिक्योरिटीज। सीईओ एंड सीएफओ मस्ट सर्टिफाई द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि एक बार उन्होंने सर्टिफाई कर दिया तो आने वाले टाइम में कोई भी गड़बड़ मिली तो सबसे पहले इन्हें पकड़ लिया जाएगा। क्रिमिनल पेनल्टीज आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द कॉर्पोरेट फ्रॉड एंड डॉक्यूमेंट शेयरिंग। It provides legal protection to an employee who help in investigation authorities. This Security and Exchange Commission must develop rules of professional responsibility with the attorneys who represent security issuers। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What kind of initiative has taken for corporate governance? The initiative of corporate governance reforms in India has come from the both government at macro level to strengthen the industry capabilities of domestic firms and companies themselves at micro level to compete effectively with foreign counterparts। अब यहाँ पे रिफॉर्म्स आ गए हैं। सबसे पहले जैसे आपका हो गया कैपिटल मार्केट रेगुलेशंस। This SEBI has responsible for the large proportion of initiatives which aim to ensuring better governance for shareholders in developing efficient capital markets। और इसमें जैसे इन्होंने बताया कि SEBI काफी लॉस लेके आया, insider trading rules, underwriters regulation 1993, bankers to an issue regulation 1994, provisions on the fraudulent unfair trade practices relating to security market regulation 1995, custodian of securities 1996। मतलब ये ईयर ईयर आफ्टर ईयर जो जैसे क्या होता है कभी भी फ्रॉड मिलते रहते हैं, तो उस फ्रॉड के कुछ टाइम बाद एक कमेटी बन जाती है, वो लो ले आती है। जैसे हर्षित मेहता स्कैम मिला, इंसाइडर ट्रेडिंग का रूल आ गया, तो उनसे कुछ ना कुछ इंस्पायर होते रहते हैं। Raising agencies regulation 1999, initiated by the bank and other financial institutions, empowers the debt recovery tribunal to distribute shares proceeds against the secured creditors and other mechanisms to speedy recovery of debts and reduction of NPS। एनपीएस बहुत ज्यादा होने लगे थे तो उनको भी रिसोल्व करना था इनके डाउट्स को। इनिशिएटिव बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अभी कहना है कि क्लोज 49 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक कमेटी बनाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कुमार मंगलम बिरला। इन्होंने दो रिकमेंडेशन दी, मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी। मैंडेटरी में क्या है, सेकंड द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑडिट कमेटी। इन्होंने तो ऑडिट कमेटी को अपने व्यूज दिए थे कि आप ये तो जरूरी करिए उनकी क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स रिक्वायर चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड टू असेस डिस्क्लोज रिस्क ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी। एक नॉन मैंडेटरी रिकमेंडेशन थी, वो थी विशल ब्लोइंग पॉलिसी का ट्रेनिंग ऑफ बोर्ड मेंबर्स कि जैसे उनको एक्सपर्ट बनाइए कि आप अकाउंटिंग की नॉलेज हो, वो वेरियस जो से लॉज उनके लिए जरूरी है जानना। इवैल्यूएशन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव फैक्टर्स। चलिए नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, बिजनेस एथिक्स।
पहले कहते हैं व्हाट इज बिजनेस एथिक्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एथिक्स क्या होते हैं? मॉरल वैल्यूज, जिसे आप कहते हो कुछ काम सही है कुछ गलत है, राइट और रॉन्ग, फेयर और अनफेयर। जैसे लेट्स सपोज आपके अकॉर्डिंग स्मोकिंग करना, आप स्मोकिंग नहीं करते तो आपके लिए जो स्मोकिंग करता है वो गलत है, और जो स्मोकिंग नहीं करता वो ठीक है। लेट्स सपोज आपको रात को आपके फैमिली का रूल है 8 बजे घर पे आना, 8 बजे घर पे आकर आप इकट्ठे डिनर करते हो, ये क्या गया आपके प्रिंसिपल हो गए। और आप कहीं बाहर जाके देखते हो कि कई बसेस अपने घर पे 10 बजे आते हैं, प्रॉपर डिनर भी नहीं करते, बस इधर से अपने कमरे में लेट जाते हैं, फैमिली से कोई बात नहीं करते, तो वो उनके खुद के रूल्स हो गए। तो आपका अकॉर्डिंग वो बैड हो जाएगा कि घर पे आओ डिनर करो, कुछ टाइम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। कि एक खुद के मॉरल प्रिंसिपल्स, जिससे आप कहते हो कुछ काम सही है कि नहीं है, अगर हम इन्हीं प्रिंसिपल्स को बिजनेस में लगा दें तो उसे बिजनेस एथिक्स कहते हैं। अब इसी कैप्चर्स का क्या है? अप्लाइड एथिक्स, जिसे हम अप्लाई कर सके, ये नहीं कि अपने एथिक्स को बना दिए, लॉज को बना दिए और आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे। कोलेक्टिव टर्म में कह रहे हैं एक बिजनेस है, बिजनेस के अंदर काफी सारे इंडिविजुअल्स होते हैं। जब हर एक इंडिविजुअल अपना काम अच्छे तरीके से करेगा तो हम उसके कलेक्टिव नेचर को देख लेंगे इकट्ठा मिला के। कॉम्प्रिहेंसिव टर्म अप्लाइज टू बिजनेस पॉलिसी इंस्टीट्यूशन। कॉम्प्रिहेंसिव टर्म में ये कह रहा है कि ये हर एक जगह अप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल्स है डिफरेंट फ्रॉम लॉज। अभी कहते हैं सम एक्ट आर नॉट इलीगल बट आर अनएथिकल। जैसे सेलिंग ऑफ सिगरेट्स, सिगरेट बेचना इलीगल तो नहीं है, बट अब क्या कहोगे मेरी कंपनी के लिए ये अनएथिकल है कि मैं कोई पब्लिक में अच्छी इमेज बनानी है, तो उस तरीके से। नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स, अनलाइटेड सेल्फ इंटरेस्ट। अभी कह रहे हैं कि क्रिएट सेल्फ डिसिप्लिन बनाओ अपने अंदर। मोरल कॉन्शियसनेस में कह रहा है कस्टमर विद गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कि आप कस्टमर को अच्छे से अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट दीजिए और विद फेयर प्राइसेस दीजिए। ये नहीं कि आप कस्टमर से अपना अंधाधुंध प्राइस चार्ज करें जिससे कस्टमर दोबारा आपके पास आए ना। कलेक्टिव ह्यूमन एंडेवर, कि several works are can be load after public image, prices will gain a competitive advantage, employee welfare, legal issues, the ultimate cost of unethical business practices can prove to be very high। अभी कहते हैं कि अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हो तो उससे क्या होगा, आने वाले टाइम में आपके ऊपर ही पेनल्टीज इंपोज होंगी। सोशल प्रेशर, अगर आपने कुछ भी काम गलत किया, आजकल क्या होता है मिनट में कोई ना कोई कमेटी, कोई ना कोई सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, वो आपके खिलाफ बात बना देती है। स्टेबिलिटी एंड पीस ऑफ प्रैक्टिस, अगर आपको लॉन्ग टाइम तक ग्रोथ करनी है इंडस्ट्री में और अपना नाम बनाना है तो उसके लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन बिजनेस। It results in making a businessman a just and a responsible citizen to maintain a goodwill and a clean image। अब ये कह रहे हैं कि आप एथिक्स है, एथिक्स को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं कि मुझे अपना अच्छा प्राइस देना है और फेयर प्राइस पे, मतलब आप किसी प्रकार का ओवर चार्ज नहीं कर रहे। तो आप ओवर चार्ज भी कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी दे रहे हो। तो जब एक पर्सन, आप देखो आप कहीं पर क्या होता है प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को आप कंपनी से ज्यादा आपको वो कहते हो भैया मेरे को, जैसे आप शॉप पे जाते हो भैया मुझे मैगी देना, तो ऐसे ये करें लेकिन आप अच्छा सामान बनाओगे और सही प्राइस पे दोगे, लोग आपके पास खुद आएंगे चल के। दिस जनरेट अ सेंस ऑफ इमोशनल सिक्योरिटी फॉर द एम्प्लॉय हु अंडरस्टैंड द मोरल नेचर will not do just immoral। Business is an essentially a group of individuals working in an orderly manner। Unethical practices finally will lead to closure of the business। अब ये करो कि आप कुछ काम गलत कर लीजिए, बट ये नहीं कि आपका गलत काम सालों साल तक चलेगा, कभी ना कभी आके आपका बिजनेस बंद हो जाएगा और आपके जो प्रॉफिट थे उसके इंस्टेड आपको लॉस होएगा काफी ज्यादा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स। प्रिंसिपल्स क्या क्या है? बी ट्रस्टफुल, क्योंकि कस्टमर है, कस्टमर उनसे उनके साथ बिजनेस करना चाहता है जो कंपनी ट्रस्टवर्दी है। कीप एन ओपन माइंड, कि ये नहीं कि आप सिर्फ अपनी बोलते जा रहे हो, कभी किसी की सुनो भी। अगर आप किसी का ओपिनियन और फीडबैक लोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। मीटिंग ऑब्लिगेशंस, हैविंग अ क्लियर डॉक्यूमेंट्स, कि आपने क्लाइंट्स को कोई बैनर प्रिंट करवा दिया, ये नहीं कि अपने बैनर प्रिंट करवा के आप अपने आप को वो समझ रहे हो कि हाँ मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, मैंने उसमें सब लिख दिया। नहीं, आप अपने मेहनत को रीवैल्यूएट कीजिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट मिलेगा। बिकम कम्युनिटी इन्वॉल्व, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, बी रिस्पेक्टफुल। कहते हैं कि अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आप दूसरों को भी रिस्पेक्ट कीजिए, इसमें कोई बात कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, अभी क्या है, जो भी काम आप करते हो उसको इन रिटर्न में उससे दूसरे लोग को क्या होता है, जैसे आप कोई भी काम करते हो उसके केस दूसरे पीपल को चाहे खुशी हो सकती है दुखी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपने वो काम कैसे किया और दूसरा ने उसको रिसीव कैसे किया है। अभी कहेंगे ये हम तरीके से टूरिज्म के कारण करते हैं। एक ही मेजर एक पॉसिबल नहीं है कि हम पता कर सकेंगे कि उसको खुशी हुई है तो कितनी हुई है, उसको दर्द हुआ तो कितना हुआ मेरे काम से। और प्लेजर डज नॉट कंस्टिट्यूट ह्यूमन वेलबीइंग,
दिस थ्योरी इज कैरेक्टराइज्ड पिग फिलोसफी, इसने इसको पिग फिलोसफी के नाम से कह दिया। चलिए इसको लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे, व्हाट आर द सोशल रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड शेयर होल्डर। अब ये कह रहे हैं एक बिजनेस है, उसकी काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने ओनर शेयर होल्डर के लिए। उस एक बिजनेस का मोटिव होता है वो अपने शेयर होल्डर को एक फेयर रिटर्न भी दे और उस रिटर्न में अप्रिसिएशन भी दे टाइम टू टाइम। और जो उन्होंने रिटर्न कर रखे शेयर होल्डर में उसमें सेफ्टी भी हो। कभी आप रिटर्न के चक्कर में कुछ गलत काम करने जा रहे हो अनएक्वायर, जैसे हम पढ़ते हैं कि कई बैंक क्यों फेल हो रहा है कई कंपनी, क्योंकि उन्होंने ना चाहते हुए बहुत सारी एक्विजिशन कर लिया, उन्होंने काफी डेट ले लिया बिजनेस के लिए, जो कि उनके बिजनेस के लिए काफी रॉन्ग प्रूव हुआ है। तो उसके के साथ तो उनको सेफ्टी भी देना। अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स। अभी कहता कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, ये बाय विच कंपनीज कैन बी कंट्रोल्ड एंड गवर्नेड। इट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट इन विच कंपनीज कैन नॉट बी इंटोल्ड इग्नोर द अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स वेरियस स्टेक होल्डर्स। अब बिजनेस एथिक्स क्या है, ये एक मॉरल वैल्यूज है जिसके कारण एक बिजनेस वो जज करता है कि वो काम सही है या नहीं है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, इन दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी लेना चाहते हैं कि हमने जो भी डिसीजन लिया है डिस्क्लोजर लिया इन्फॉर्मेशन वो टेंडेंट सबको पता है। इंडिपेंडेंस की मैनेजमेंट है वो इंडिपेंडेंट है, प्रोटेक्शन है राइट ऑफ स्टेक होल्डर्स। अब ये कह रहे हैं बिजनेस एथिक्स है वो एक फाउंडेशन है। हाँ ये भी हम सही कह सकते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है कि मैनेजमेंट है अपना काम सही तरीके से करे और सारे लॉस को फुलफिल करे। और बिजनेस एथिक्स क्या रहता है कि आपके खुद के प्रिंसिपल जिससे आप काम को राइट और रॉन्ग जज कर सकते हो। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये दोनों आपस में लिंक हो गए और ये इसकी फाउंडेशन बन गया कि आप सारा काम नेशनल इंटीग्रिटी से करिए और कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को मेंटेन कीजिए। अवॉइड कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप्स। चलिए आप इस पर अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। थैंक यू।